नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एक टॉपिक के बारे में और वो था ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से हम सारी चीज़ें जान चुके। ज्वालामुखी की उत्पत्ति हमने जान ली, ज्वालामुखी के प्रकार हमने जान लिए, ज्वालामुखी से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। और ज्वालामुखी का जो वैश्विक वितरण है, कहाँ कहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी की पेटियाँ पाई जाती हैं, उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। अब देखिए, ज्वालामुखी से कभी कभार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ज्वालामुखी से क्या क्या लाभ होते हैं या हानि। तो सब लोग जानते ही हैं कि भारी मात्रा में नुकसान होता है, आसपास के क्षेत्र में कंपन होता है, भारी मात्रा में मैग्मा फैल जाता है, तो जान माल को हानि होती है भारी मात्रा में। लेकिन इससे ज्वालामुखी उद्गार से क्या क्या लाभ होते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे एक और टॉपिक की, और वो टॉपिक है आपका भूकंप या अर्थक्वेक के बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ज्वालामुखी से मानव को क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानियां होती हैं। तो पॉइंट वाइज इसको लिख लेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, हेडिंग डालना है यहाँ पर ज्वालामुखी एवं मानव जीवन। ठीक है, तो ज्वालामुखी वर्सेस मानव जीवन की हम बात करें तो सिंपल सी बात है, ज्वालामुखी के मानव जीवन पर क्या प्रभाव होंगे, प्रभाव का मतलब क्या लाभ होंगे और क्या क्या हानि होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इससे क्या क्या लाभ होंगे। लाभ को हम जान लेते हैं, ज्वालामुखी से होने वाले लाभ या फायदे। तो देखिए, पॉइंट वाइज मैं चीज़ों को लिखते जाऊं। पहले देखिए, ज्वालामुखी क्या करता है, जब भूगर्भ के अंदर बहुत उच्च दाब बन जाता है तो उस उच्च दाब को ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा नॉर्मल लाने की कोशिश की जाती है। जैसे प्रेशर कुकर होता है और प्रेशर कुकर में अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा दाब जब हो जाता है, तापमान लगातार बढ़ते रहते हैं तो अंदर दाब बढ़ जाता है, उस दाब को प्रेशर कुकर की सीटी के द्वारा सामान्य कर दिया जाता है। तो इसी तरह से ज्वालामुखी क्या करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च दाब और ताप को सामान्य करने का काम करते हैं। इसी वजह से ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं, सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, तो सुरक्षा कवच के रूप में ये जाना जाता है। अगर ऐसा ना हो और अंदर लगातार दाब बढ़ता रहे तो भूपृष्ठ का बहुत बड़ा भाग क्या होगा, विस्फोट का कारण बन जाएगा। तो ये ध्यान रखें, क्या करता है, सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पहला पॉइंट, ज्वालामुखी द्वारा ज्वालामुखी उद्गार द्वारा भूगर्भ में बनने वाले उच्च दाब को सामान्य बनाने में सहायता मिलती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच या सेफ्टी वॉल्व, सुरक्षा कवच या सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये पूछा भी जाता है कभी कभार कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, तो ये किसे कहा जाता है, ये ज्वालामुखी उद्गार को कहा जाता है। दूसरा, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो काफ़ी आंतरिक भाग से पदार्थ ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे भूगर्भ की स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है।
तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, इनसे भूगर्भ की स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी जानकारी मिल जाती है ज्वालामुखी घटना से। ज्वालामुखी से क्या होता है कि भूगर्भ के अंदर क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं और वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, इसकी जानकारी मिल जाती है। तीसरा लाभ आप लिख सकते हैं ये भी कि लावा जब ऊपरी सतह पर आके ठंडा होकर ठोस हो जाता है और उन लावा के विखंडन से कैसी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी आपको पता है बहुत उपजाऊ होती है, जिसमें कपास, गेहूं, गन्ना जैसी, तंबाकू जैसी फसलें उगाई जाती हैं। दक्षिण भारत में आप देखेंगे दक्कन का पठार किससे बना है, काली मिट्टी से ही बना हुआ है। तो वो काली मिट्टी आप देखेंगे भारी मात्रा में कपास की खेती के लिए जानी जाती है। या यूएसए में वाशिंगटन डीसी वाला जो क्षेत्र है वो भी काली मिट्टी से निर्मित है। तो अगला यहां पर आप लिख सकते हैं, लावा से निर्मित काली मृदा, लावा से निर्मित काली मृदा, लावा से निर्मित काली मृदा, काली मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है, जो कपास, गन्ना, तंबाकू आदि की खेती के लिए, आदि की कृषि के लिए लाभकारी होती है या उपयोगी होती है। तो काली मिट्टी भी इसी से मिलती है। लावा जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो भारी मात्रा में लावा भूपृष्ठ पर चारों तरफ फैल जाता है और उस लावा से क्या होता है कि जो ठंडा होकर ठोस होता है धीरे धीरे करके विखंडित होकर वो मृदा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बहुत उपजाऊ मिट्टी भी होती है। अब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, तो ज्वालामुखी जब उद्गार होते हैं तो आंतरिक भाग से विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य खनिजों की भी प्राप्ति होती है। तो ज्वालामुखी उद्गारों से सोना, चांदी, तांबा आदि बहुमूल्य खनिज भी प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, ज्वालामुखी उद्गारों से सोना, चांदी, ठीक है, सोना, चांदी और आपके क्या बोलते हैं तांबा या अन्य जितने भी है लोहा वगैरह मिलते हैं, तांबा जैसे बहुमूल्य खनिज भी प्राप्त होते हैं, बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सोना, चांदी, तांबा जैसे बहुमूल्य खनिज भी इससे प्राप्त होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा निकलते हैं। अगला पॉइंट एक और आप बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था कि जब ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है तो वहाँ से गर्म जल का स्रोत निकलता है। तो ज्वालामुखी के जो क्षेत्र होते हैं जिनको हॉटस्पॉट भी कहा जाता है, उन क्षेत्रों से क्या है, गर्म जल के स्रोत प्राप्त होते हैं। गंधक इनसे प्राप्त होता है जो चर्म रोगों को ठीक करने का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, ज्वालामुखी प्रदेशों में
ज्वालामुखी प्रदेशों मतलब क्षेत्रों, गर्म जल के चश्मे कहा जाता है इनको। गर्म जल के चश्मे, चश्मों में लिखें, चश्मों में गंधक युक्त जल विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों को ठीक करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को भी दूर करने का काम करते हैं इस प्रकार के जल के जो स्रोत होते हैं, ठीक है। और इससे जो भारी मात्रा में गर्म जल निकलता है उसकी भाप को संचित कर देते हैं। तो ध्यान रखना, इससे क्या करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग भी किया जाता है। तो अगला पॉइंट यहां पर एक और लिख सकते हैं, कौन सा पॉइंट था, नेक्स्ट लिख सकते हैं अगला पॉइंट, गर्म जल के स्रोतों से, गर्म जल के स्रोतों को भूतापीय ऊर्जा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कई सारे देश कर रहे हैं, भारत भी इसको कर रहा है, इसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो दूसरे देश तो अभी तक कर ही रहे थे, विदेशों में तो ये उपयोग हो ही रहा था, चाहे वो आइसलैंड हो, इटली हो, न्यूजीलैंड हो, इनमें तो भूतापीय एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा था बिजली बनाने के लिए, लेकिन भारत में भी इसका उपयोग होता है। तो ध्यान रखना, भारत में आप देखेंगे तो भारत में एक तो हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में, लद्दाख की पूगा घाटी, पूगा घाटी में तो भूतापीय ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, ठीक है। और बाहर तो होता ही है, आइसलैंड, न्यूजीलैंड जैसे देश इसका भारी मात्रा में उपयोग करते हैं भूतापीय ऊर्जा का। तो कई प्रकार से इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, बात करें ज्वालामुखी क्षेत्रों में जो कई सारी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कई स्थलाकृतियां ऐसी बन जाती हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है, मतलब दर्शनीय स्थल का भी विकास होता है। अब जैसे कि मान लीजिए आपका जो हवाई द्वीप है अमेरिका का हवाई द्वीप में भारी मात्रा में लावा उगलने वाले ज्वालामुखी हैं। तो वो जो लावा आपके जो उगलते हैं, लावा जिनसे निकलता है, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, दर्शनीय स्थल का काम भी करते हैं। तो यूएसओ ने भी एक टूरिज्म का इस्तेमाल, टूरिज्म के रूप में इसका उपयोग करते हैं। वो लोगों को जहाज़ों में भर भर कर ले जाते हैं और ज्वालामुखी से लावा निकलते हुए दिखाते हैं। तो एक तो ये है, यह बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। जैसे आपका किलिमंजारो है, जो ज्वालामुखी के द्वारा ही निर्मित एक पर्वत है तंजानिया के अंदर। किलिमंजारो ज्वालामुखी का जो पर्वत है वो बर्फ़ से ढका हुआ है, और बर्फ़ से ढका होगा तो लोगों के लिए क्या होगा, विशेष अट्रैक्शन का केंद्र बन जाएगा। या हम ये कहें कि टिटिकाका झील जो पड़ती है बोलीविया और पेरू के तट पर, दक्षिणी अमेरिका में एक झील पड़ती है टिटिकाका झील, और टिटिकाका झील जो है वो एक क्रेटर झील का उदाहरण है और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील के रूप में भी जानी जाती है। तो टिटिकाका झील जो है वो भारी मात्रा में क्या है, बहुत बड़े टूरिज्म के लिए भी जानी जाती है। टिटिकाका झील पर भारी मात्रा में लोग
पर्यटक के रूप में जाते हैं। तो इस प्रकार से कई उदाहरण हैं इसके। या एटना और अरारात एक तुर्की में अरारात पर्वत पड़ता है, माउंट अरारात। तो ये ध्यान रखना विश्व के सबसे ज़्यादा मनमोहक स्थलों में भी जाने जाते हैं। तो ये कई सारी स्थलाकृतियों से ये क्या बनते हैं, पर्यटन का आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं। तो ध्यान रखें, तो लिखें यहां पर ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां ध्यान रखना दर्शनीय स्थल बनाती हैं। तो कई सारे दर्शनीय स्थल यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जैसे लिख सकते हैं माउंट एटना इटली, माउंट एटना इटली के अंदर, तथा माउंट अरारात तुर्की, ये दर्शनीय स्थल है। ठीक है, बहुत टूरिज्म के लिए अट्रैक्शन का केंद्र है। या टिटिकाका झील दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर पड़ती है ये। तो टिटिकाका झील देखो, एक तो अट्रैक्शन का केंद्र है। तो ये कई ऐसी स्थलाकृतियां हैं जो बहुत ज़्यादा टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, टूरिज्म के अट्रैक्शन के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो ये स्थिति एक तो ध्यान रखें। और भी इसके कई सारे लिख सकते हैं, जैसे क्रेटर या कैल्डेरा बन जाता है और उस कैल्डेरा में पानी भर जाता है, तो वो क्या करता है, जल संग्रहण का भी काम करता है। तो वो झीलों में भारी मात्रा में पानी भी भर जाता है, इससे भी इसका भी उपयोग इसमें किया जाता है। तो ये कई इसके लाभ आप देख सकते हैं। अब इसकी कुछ हानियां लिख लेते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ज्वालामुखी से होने वाली हानियां। ज्वालामुखी विस्फोट से होने वाली हानियां। ज्वालामुखी विस्फोट से होने वाली हानियां या नुकसान। तो नुकसान तो आप जानते ही हैं, विभिन्न प्रकार की स्थिति में नुकसान भी आपके होते हैं। तो ध्यान रखें, ज्वालामुखी विस्फोट जितने भी होते हैं वो प्राय क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। भारी जनधन की जिनको जो हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरह से कई प्रकार के पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखें, पहला पॉइंट, ज्वालामुखी विस्फोट हानि या लिखे सदैव नुकसानदायक होते हैं। जिससे जनधन की भारी क्षति होती है। तो जनधन को भारी मात्रा में क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। ठीक है, भारी मात्रा में आप देखेंगे जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो कई दिनों तक सूर्य का प्रकाश नसीब नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल में बहुत दूर दूर तक राख फैल जाती है और वो राख धीरे धीरे करके जब नीचे बैठती है तो पूरे के पूरे रिहायशी क्षेत्रों को क्या करती है, ढकने का काम कर देती है, उपजाऊ भूमि को तबाह कर देती है। तो इस प्रकार से कई तरह के यहाँ पर नुकसान होते हैं। ठीक है,
दूसरी चीज, ज्वालामुखी उद्गार से विस्फोटक ज्यादा होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार से भूकंप आते हैं, भूकंप आते हैं। और भूकंप आएंगे तो इससे भी क्या होगा, हानि पहुंचेगी, ठीक है, जो काफी हानि पहुंचाते हैं, जो काफी हानि पहुंचाते हैं। जो काफी हानि पहुंचाते, तो ये काफी हानि पहुंचाने का भी काम करते हैं। दूसरी तरफ देखें, लावा प्रवाह से, लावा चारों तरफ फैल जाता है, तो लावा प्रवाह से सैकड़ों वर्ग किलोमीटर, सैकड़ों वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में कृषि नष्ट हो जाती है। तो कृषि क्षेत्र यहाँ पर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो भारी मात्रा में यहाँ पर क्या होता है, कृषि क्षेत्रों को नष्ट करने का काम करता है, लावा चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। अब ज्वालामुखी से आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है, तो विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें भी निकलती हैं। और जो विषैली गैसें निकलेगी तो इससे भी क्या होगा, जान माल को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, अगला पॉइंट लिख लें, ज्वालामुखी उद्गार से, ज्वालामुखी उद्गार से विभिन्न जहरीली गैसें निकलती हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, ठीक है। तो वायुमंडल को प्रदूषित करने का काम भी करती है। तो ज्वालामुखी उद्गार से विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों का उद्गार भी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखें तो जैसे अगर विस्फोट बहुत ज़्यादा तीव्र होता है तो ठीक है, लिखें यहाँ पर अत्यधिक तीव्र विस्फोट, विस्फोट से द्वीप नष्ट हो जाते हैं, द्वीप नष्ट हो जाते हैं। तो कई सारे द्वीपों को ही उड़ान देते हैं ये ज्वालामुखी, द्वीप नष्ट हो जाते हैं, द्वीप नष्ट हो जाते हैं। तो कई सारे द्वीप नष्ट हो जाते हैं, जैसे क्राकाताओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया का क्राकाताओ, क्राकाताओ ज्वालामुखी। तो इंडोनेशिया का जो क्राकाताओ ज्वालामुखी है, इसने लगभग 2/3 द्वीप को नष्ट कर दिया, 2/3 द्वीप नष्ट हो गया। इतना भयंकर विस्फोट यहाँ पर हुआ, मतलब केवल 1/3 द्वीप ही अब समुद्र में दिखाई देता है, 2/3 द्वीप पूरी तरह से गायब हो चुका है, नष्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति बनती है। कई प्रकार से आप ज्वालामुखी का अध्ययन कर सकते हैं। तो ज्वालामुखी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे भूकंप की, ठीक है। तो भूकंप के बारे में देखिए, सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपके भूकंप के पूछे जाते हैं, किससे, भूकंपीय तरंगों से। और भूकंपीय तरंगों को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे नहीं, क्योंकि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में
डिटेल में सारी की सारी भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मेन चीज़ें जो क्या भूकंप से आपकी बनेंगी, क्या क्या प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा उसका हम अध्ययन यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बात करें भूकंप की, तो हेडिंग डालने सब लोग भूकंप। तो थोड़ा सा यही से अंतर आप समझ लें, भूकंप होता है, एक को होता है अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक भूकंप, और एक होता है, ध्यान रखना, सीक्वेक, समुद्रीय कंपन, समुद्रीय कंपन, ठीक है, या इसको बोलते हैं सीक्वेक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कभी कभार पूछ लेते हैं कि समुद्र में आने वाले, समुद्र की गहराई में आने वाले कंपन को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना, वहां पर लोग क्या करते हैं, सुनामी ऑप्शन में लगा देते हैं, जबकि उसको क्या कहा जाएगा, सीक्वेक कहा जाएगा। भू सतह पर, भूपृष्ठ के ऊपर होने वाले कंपन को हम क्या बोलेंगे, भूकंप बोलेंगे, और पृथ्वी के आंतरिक भागों, समुद्र में होने वाले कंपन को क्या बोलेंगे, हम समुद्री कंपन बोलेंगे। इस समुद्री कंपन का परिणाम होता है सुनामी। सुनामी क्या है, दैत्याकार लहरें उठती हैं समुद्र के अंदर, जो भारी मात्रा में तटीय क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाती हैं। तो वो लहरें किसके कारण होती हैं, जब समुद्र के अंदर कंपन होता है, समुद्र के अंदर भूकंप आता है। तो ध्यान रखना, दो शब्द यहां पर हैं। तो भूकंप की बात होती है तो ध्यान रखना, भूपृष्ठ पर होने वाला कंपन, भूपृष्ठ पर होने वाला कंपन क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। जबकि समुद्र की तली में होने वाला कंपन, होने वाला कंपन समुद्रीय कंपन कहलाता है, समुद्रीय कंपन कहलाता है। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई, क्या होता है भूकंप और क्या होता है समुद्री कंपन। अर्थक्वेक और सीक्वेक भी लिख देते हैं, ध्यान रखना, अर्थक्वेक और सीक्वेक। तो अर्थक्वेक तो समझ गए, भूपृष्ठ के ऊपर जो कंपन हो रहा है, और आप जान गए अगर हम बात करें किसकी, सीक्वेक की, तो वो समुद्र के अंदर कंपन हो रहा है, ठीक है। इतनी सी चीज आपको बस ध्यान रखनी है। अब भूकंप की उत्पत्ति के क्या क्या कारक हैं उसको जान लेते हैं। हालांकि हम ज़्यादातर कारकों को वही डिस्कस कर चुके हैं, बार बार इनको डिस्कस नहीं करना है, बस आपको आइडिया रखना है। जैसे उत्पत्ति के लिए प्राकृतिक कारकों की बात करें तो अभी हमने बात की थी, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो पूरे आसपास के क्षेत्र में कंपन पैदा हो जाता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी भूकंप आते हैं। दूसरी चीज हमने बात की थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ली और मॉर्गन की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की हम बात करें तो प्लेटों के किनारों पर आपस में क्या होता है, कंपन पैदा होता है। और प्लेटों के किनारे, चाहे वो अभिसारी किनारे हों, चाहे वो अपसारी किनारे हों, चाहे वो स्लाइडिंग हो, ठीक है, संरक्षी किनारे हों, इन तीनों तरह के किनारों पर क्या होता है, भूकंप आपके जरूर आते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ज्वालामुखी में भी, और उससे पहले भी हम बात कर चुके हैं इन किनारों के बारे में, ठीक है। तो आप अगर लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समस्या नहीं होगी, डायरेक्ट बीच में से देखेंगे तो ये क्लियर आपको नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें कि क्रमबद्ध तरीके से वीडियो देखते आएँ, क्योंकि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगातार पिछले टॉपिकों से जुड़ा हुआ है। इंडिविजुअल पार्ट आप इसमें से उठाकर कभी नहीं समझ सकते हैं। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें नहीं देख रहे हैं तो सारी चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, रटने की इसमें आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो आप जान गए क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा भूकंप आ जाएगा, प्लेट विवर्तन के द्वारा भूकंप आ जाएगा, भूस्खलन हो जाता है, चट्टानें जब तेजी से खिसककर नीचे धरातल पर गिरती हैं तो भी कंपन पैदा हो जाता है, या उल्कापात होते हैं। उल्का पिंड गिरने की घटना लगातार आप सुनते रहते होंगे, जब कोई बड़ा उल्का पिंड भूपृष्ठ से टकराएगा तो भी क्या होगा, कंपन पैदा हो जाएगा।
और एक और होता है जिसको बोलते हैं समस्थानिक संतुलन, आइसोस्टेसी कहा जाता है। आइसोस्टेसी में भूसंतुलन कहा जाता है। तो उस भूसंतुलन में मान लीजिए भूपृष्ठ पर एक भाग बहुत ज़्यादा दबाव क्रिएट कर रहा है, दूसरा कम दबाव वाला है, तो भूपृष्ठ क्या करता है, इसको संतुलित करने की स्थिति में आ जाता है। तो भूसंतुलन के कारण भी कई बार क्या होते हैं, भूकंप आपके आते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे भूकंप के उत्पत्ति के कारक। भूकंप की उत्पत्ति के कारक। तो भूकंप की उत्पत्ति के कारकों की देखिए हम बात करें तो भूकंप की उत्पत्ति के कारकों को दो भागों में हम विभाजित कर देते हैं। एक प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक, नेचुरल, और दूसरा है मानव जनित कारक। मानव जनित कारक। मानव भी उत्तरदायी है, ठीक है। हालांकि ध्यान रखें मानव के अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि वो भूकंप को ला सके या भूकंप को रोक सके, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक कारकों में सिंपल से कारक हैं, कोई एक्सप्लेन करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। पहली चीज तो ध्यान रखें क्या, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट से एक तो भूकंप आता है, दूसरा हम बात कर चुके हैं प्लेट विवर्तन की। प्लेट विवर्तन की, और प्लेट विवर्तनी की बात करें तो तीन प्रकार से आपने देखा था। एक तो अभिसारी किनारे होते हैं, अभिसारी किनारे, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर विनाशात्मक क्रिया होती है। एक अपसारी किनारे होते हैं, अपसारी किनारे, और तीसरा आपका होता है संरक्षी किनारे। और तीनों ही किनारे ध्यान रखना भूकंप के लिए उत्तरदायी है। मैंने ज्वालामुखी में बताया था कि अभिसारी और अपसारी की स्थिति में ज्वालामुखी उद्गार भी होते हैं, लेकिन संरक्षी की स्थिति में भूकंप आता है, ज्वालामुखी नहीं उद्गार होते हैं। तो ये तीनों ही क्रिया या भ्रंशन की क्रिया भी बोलते हैं इसको, भ्रंश बनता है। जैसे सैन एंड्रियाज फॉल्ट बना हुआ है उत्तरी अमेरिका के अंदर, तो ये तीनों के तीनों किनारों पर क्या होता है, भूकंप की स्थिति बनती है, ठीक है। अगला पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं भूस्खलन। भूस्खलन, तो भूस्खलन या लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड की स्थिति में भी क्या होगा, भूपृष्ठ पर कंपन पैदा होगा, भारी मात्रा में कंपन के कारण क्या होगा, भूकंप आता है। नेक्स्ट लिख सकते हैं उल्कापात, मीटियोराइट, उल्कापात के कारण। और नेक्स्ट लिख सकते हैं भूसंतुलन सिद्धांत। तो भूसंतुलन की स्थिति, आइसोस्टेसी की स्थिति में भी भूकंप आपका आता है, ठीक है। तो ये तो कई सारे क्या हो गए, प्राकृतिक कारण हो गए, मतलब नेचर के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की स्थितियां बनती हैं। अब हम बात करें मानव जनित। मानव जनित के कारण आप देखोगे तो मानव क्या करता है कि भूपृष्ठ पर नदियों के बहुत बड़े बड़े बांध बना देता है। और नदियों पर जो बांध बनता है, हालांकि पहले ये सिद्धांत को इसको माना नहीं जाता था कि नदियों पर बांध के कारण भी भूकंप आ सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कोयना बांध पर भूकंप आया, जबकि पूरी की पूरी जो प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है इसको हम स्थिर भूखंड मानते हैं, और स्थिर भूखंडों पर भूकंप नहीं पाए जाते क्योंकि ये एक ही प्लेट का भाग होते हैं।
एक सिंगल प्लेट पर कभी भी भूकंप नहीं आते हैं, उसके किनारों पर जरूर भूकंप आते हैं। तो वैज्ञानिक जो थे, भूवैज्ञानिक जो थे, प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीपीय खंड है इसको एक स्थिर भूखंड मान चुके थे। लेकिन कोयना बांध के कारण जब वहां पर भूकंप आया तो फिर वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया, और पता लगाने से यह पता चलता है कि मानव ने क्या किया कि कृत्रिम रूप से वहां पर बांध बना दिया। अब बांध जब बनाया जाता है तो उसके पीछे भारी मात्रा में क्या होता है, जलाशय बन जाता है। तो बांध के पीछे जो जलाशय बनता है, उस जलाशय के कारण बहुत सारी चट्टानें बहुत बड़े भूभाग में क्या हो जाती हैं, जलमग्न हो जाती हैं। जब वो चट्टानें जलमग्न हो जाती हैं, और पहले कई हजार सालों से वो चट्टानें जल के लिए आदी नहीं थी, जल में डूबी नहीं थी, मानव ने उसको क्या किया, कृत्रिम रूप से चट्टानों को डुबा दिया। अब चट्टानों को जब जल से डुबा दिया तो चट्टानें क्या करती है, धीरे धीरे करके जल अवशोषित कर लेती हैं, और जल को अवशोषित करके जल धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे की परतों में पहुँच जाता है। जब नीचे की परतों में जल जमा हो गया और दो चट्टानों के बीच में जब जल जमा हो जाएगा तो जल क्या करेगा, फिसलन का काम करेगा। ठीक है, जल क्या करेगा, फिसलन का काम करेगा, लुब्रिकेशन का काम करेगा। और जैसे ही कोई सामान्य सी हलचल होती है तो वो जल के कारण, जल के बीच में फिसलन के कारण वो क्या होगा, चट्टानें तेजी से फिसल जाएंगी। तो वो सामान्य सी हलचल जो होती है वो क्या होती है, असामान्य हलचल का रूप ले लेती है। तो इसीलिए बड़े भूकंप आते हैं। तो ध्यान रखना, बांध के कारण भी, बड़े बड़े बांधों के कारण भी भूकंप आते हैं। इसी वजह से जितने भी पर्यावरणविद होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, वो आपने देखा होगा हमेशा बड़े बांधों का विरोध करते हैं। बड़े बांध बनाए जाने का वो हमेशा ही विरोध करते हैं। छोटे छोटे बांधों के लिए वो मना नहीं करते, बड़े बांधों का हमेशा विरोध करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, यही कारण है कि बांध जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा उस भूपृष्ठ पर दबाव पड़ेगा, तो आगे जाके कोई भी क्रिया ऐसी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, मानव जनित कारकों की मैं बात कर रहा हूं। तो मानव जनित कारकों में पहला हो गया बांध प्रेरित भूकंप। बांध प्रेरित भूकंप, बांध प्रेरित भूकंप, बांध के कारण मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कोयना बांध महाराष्ट्र का। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक एच.एफ. रीड है। एच.एफ. रीड एक वैज्ञानिक है अमेरिका के। उन्होंने वो क्या कर रहे थे कि सैन एंड्रियाज फॉल्ट का अध्ययन कर रहे थे, जो पश्चिमी अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर एक बड़ा भ्रंश का निर्माण हो गया। जब वो इस भ्रंश का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया कि भूपृष्ठ के नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों में एक निश्चित सीमा तक दबाव सहने की क्षमता पाई जाती है। चट्टानें एक निश्चित सीमा तक तनाव को सहन कर सकती हैं। जब बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है तो वो चट्टानें क्या होती हैं, टूट जाती हैं। और जब वो टूटेगी, जैसे इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या कहा गया इसको हम देखिए बोलते हैं प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत कहा जाता है इसको। प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, प्रोफेसर एच.एफ. रीड। प्रोफेसर एच.एफ. रीड के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। तो ये प्रश्न रिबाउंड थ्योरी, जैसे इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक को आप खींचते चले जाओ तो खिंचती चली जाती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका खिंचाव खत्म हो जाता है और वो टूट कर पुनः उसी स्थिति में आ जाती है। इसी को कहते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी या प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत। इसी सिद्धांत से ये पता चला कि चट्टानों पे जब आंतरिक दबाव ज़्यादा पड़ता है तो उनमें एक निश्चित सीमा तक तनाव सहने की क्षमता होती है, लेकिन जब तनाव ज़्यादा हो जाता है तो चट्टानें क्या होती हैं,
टूट कर अपनी पुनः स्थिति में आ जाती है। इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत। ठीक है। अगला हम देख सकते हैं कि जब खनन क्रिया होती है, माइनिंग, खनन क्रिया के कारण भी क्या होते हैं, स्थानीय क्षेत्र में भूकंप आते हैं, या ये कहें परमाणु विस्फोट हम करते हैं, चाहे वो परीक्षण करें चाहे अन्य परमाणु विस्फोट या अन्य कोई भी प्रकार का विस्फोट होता है तो भी कंपन पैदा हो जाता है इस धरती पर। तो इस तरह से आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो भूकंप की उत्पत्ति के लिए जाने जाते हैं। तो पहला आप जान गए प्राकृतिक कारक और दूसरा आप जान गए मानव जनित कारक। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। प्राकृतिक कारकों में ज्वालामुखी विस्फोट सब परिचित हैं, प्लेट विवर्तनिकी पहले हम बात कर चुके हैं। प्लेटों के किनारों पर हमेशा क्या होते हैं, भूकंप या सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। भूस्खलन लैंडस्लाइड होगा तो भी आपका कंपन पैदा होगा। उल्कापात अगर भूपृष्ठ से टकराएगा या भू संतुलन की क्रिया जब होती है तो उसमें भी आपका क्या होता है, भूकंप आते हैं। फिर हमने बात की मानव जनित कारकों की। तो मानव जनित कारकों में बांध प्रेरित भूकंप, जो कोयना बांध महाराष्ट्र में पड़ता है उसके कारण भूकंप आते हैं, तो ये इसका उदाहरण है। प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत, SF रीड ने बताया कि जितने भी आपके भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली चट्टानें हैं उनमें एक निश्चित सीमा तक तनाव सहने की क्षमता पाई जाती है, और जब तनाव ज़्यादा हो जाता है तो वो चट्टानें क्या होती हैं, टूट जाती हैं। उसी से क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत कहा जाता है। तीसरा खनन क्रिया है और परमाणु विस्फोट है, परमाणु विस्फोट। तो एक एक करके ये तो आपके ज़्यादातर हम डिस्कस कर चुके हैं। मानव जनित कारकों को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। मानव जनित कारकों को यहाँ पर समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मानव जनित कारकों में पहले लिखें बांध प्रेरित भूकंप। मानव जनित कारकों में बांध प्रेरित भूकंप। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा है। बांध प्रेरित भूकंप की हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इस तरह से समझिए इसको। ठीक है, यहां मान लीजिए ये भूपृष्ठ है, इस तरह की स्थिति है। अब यहां पर हमने मान लिए क्या बना दिया, बांध बना दिया। ये भूपृष्ठ पर यहाँ पर एक बांध का निर्माण कर दिया, और जब यहाँ पर हमने एक बांध बना दिया तो सिंपल सी बात है, इधर भी क्या होगा, जलाशय का निर्माण हो जाएगा, और इधर भी मान लीजिए एक बड़ा जलाशय बन गया। इस तरह से जलाशय का निर्माण हो जाएगा। अब जब ये जलाशय बन गया इस डैम के कारण, या मान लीजिए एक डैम हमने यहाँ भी बना दिया, ये डैम और ये भी डैम, और ये क्या बन गया, जलाशय, रिजर्वॉयर बन गया, और इधर भी क्या बन गया, जलाशय का निर्माण हो गया। तो सामान्यतः तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, लेकिन यहां पर ये जो जलाशय इस चट्टानों के घेर का ये जलाशय जो बनाया हुआ है, इससे जो जलमग्न हुई चट्टानें हैं, ये पहले इस जल की आदि नहीं थी। भाई पहले से चट्टान जल में डूबी होती तो जल संतृप्त होती, जल को अवशोषित नहीं करती। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि जब मान लीजिए ऊपर से जब जल धीरे धीरे करके रिसकर नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो जब दबाव पड़ेगा तो यहाँ पर इस भाग पर ये जो दबाव पड़ेगा, मान लीजिए जल नीचे की तरफ यहाँ पर जमा हो गया, इस भाग में जल आपका इस तरह से चट्टानों ने अवशोषित करके जमा कर दिया। यहाँ पर रिसकर आ गया, जल चट्टानों ने यहाँ पर जमा हो गया, और इसके नीचे भी मान लीजिए चट्टानें हैं,
ठीक है। इसके नीचे भी दूसरी प्रकार की चट्टानें हैं, अलग प्रकृति की। तो जब ऐसी स्थिति बनती है कि मान लीजिए कोई सामान्य सी हलचल होती है भूपृष्ठ पर, क्या होगी, कोई सामान्य सी हलचल भी होगी, तो जाहिर सी बात है उस सामान्य सी हलचल इसको क्या करेगी, असामान्य हलचल में परिवर्तित कर देगी। तो यहाँ पर भूपृष्ठ का ये भाग क्या होगा, कंपन पैदा करेगा। तो ध्यान रखना, सामान्य हलचल असामान्य हलचल में परिवर्तित हो जाती है, हलचल में या असामान्य हलचल उत्पन्न करती है। और इससे ही जो सामान्य भूकंप है जिसका ऊपर पता ही नहीं चलेगा, वो असामान्य भूकंप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण आप लिख सकते हैं, महाराष्ट्र में कोयना बांध, कोयना बांध। तो महाराष्ट्र का जो कोयना बांध के कारण जो भूकंप आया था वो इसी का देन है, इसी के कारण यहाँ पर भूकंप आया था। ठीक है, तो लिख लें इसको, 2 लाइनों में लिख लें फटाफट से। कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। हेडिंग डाल लीजिए, बांध प्रेरित भूकंप। तो लिखिए इसमें, मानव द्वारा नदियों पर जब बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, मानव द्वारा नदियों पर जब बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, तो उसके पीछे निर्मित जलाशय द्वारा स्थानीय चट्टानें जलमग्न हो जाती हैं, स्थानीय चट्टानें जलमग्न हो जाती हैं, स्थानीय चट्टानें जलमग्न हो जाती हैं। ये चट्टानें धीरे धीरे जल अवशोषित कर, ये चट्टानें धीरे धीरे जल अवशोषित कर निचली चट्टानों के मध्य फिसलन का काम करती हैं, फिसलन का काम करती हैं, फिसलन का काम करती हैं, जिससे भूपृष्ठ पर होने वाली सामान्य सी हलचल, जिससे भूपृष्ठ पर होने वाली सामान्य हलचल एक असामान्य हलचल उत्पन्न करती है, एक असामान्य हलचल उत्पन्न करती है, जिससे बड़े भूकंप आते हैं, जिससे बड़े भूकंप उत्पन्न होते हैं, जिससे बड़े भूकंप उत्पन्न होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कोयना बांध, महाराष्ट्र में कोयना बांध के कारण उत्पन्न भूकंप, महाराष्ट्र में कोयना बांध के कारण उत्पन्न भूकंप। ठीक है, अब दूसरा हम बात करें, दूसरा पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थता
पुनश्चलन सिद्धांत। वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखें क्योंकि अक्सर पूछ लेते हैं कि ये किसके द्वारा दिया गया, सुमेलित करने में आ जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी, इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी कहा जाता है। प्रोफेसर H.F. रीड, प्रोफेसर H.F. रीड, H.F. रीड के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। अब प्रोफेसर H.F. रीड का ये मानना है, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए जैसे ये भूपृष्ठ की चट्टानें हैं, भूपृष्ठ पर इस तरह से मान लीजिए एक चट्टान है, ठीक है। अब इस पर बहुत ज़्यादा दबाव दिया जाए, बहुत ज़्यादा इस पर क्या है, चाहे वो ऊपर से दबाव हो सकता है, चाहे भूपृष्ठ पर नीचे से दबाव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बांधों के कारण भी जो जलाशय से भी दबाव पड़ता है तो भी चट्टानों में एक निश्चित सीमा तक क्या होता है, दबाव सहने की क्षमता होती है, और वो दबाव ज़्यादा हो जाएगा तो चट्टानें क्या होगी, टूट जाती है। या वो आंतरिक भाग से भी दबाव हो सकता है, जलाशय के कारण भी दबाव हो सकता है। ध्यान रखना, ये जलाशय यहाँ पर बना दिया और जलाशय इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये भूपृष्ठ के इस भाग पर क्या करेगा, दबाव बनाएगा, तो दबाव के कारण भी ये भाग टूटकर इधर और ये इधर खिसक सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अंदर से दबाव बनाए, अंदर से भी दबाव बनाए तो इसमें एक निश्चित सीमा तक दबाव सहने की क्षमता होगी, और जब दबाव बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो ये भाग इधर और ये भाग इधर की तरफ क्या होगा, टूट जाएगा। तो वही सिंपल सी बात है, तो यही लिख लीजिए इसके बारे में हेडिंग डाल के, प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत H.F. रीड, ठीक है। तो लिखिए इसमें, प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन, प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर H.F. रीड द्वारा किया गया। प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर H.F. रीड द्वारा किया गया, ठीक है। तो लिखिए यहां पर H.F. रीड USA के, लिखिए H.F. रीड USA के कैलिफोर्निया प्रांत में, USA के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित सैन एंड्रियाज फॉल्ट, स्थित सैन एंड्रियाज भ्रंश, USA के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित सैन एंड्रियाज भ्रंश का अध्ययन कर रहे थे, सैन एंड्रियाज भ्रंश का अध्ययन कर रहे थे। इस दौरान इन्होंने पाया कि, इस दौरान इन्होंने पाया कि भूपृष्ठ की चट्टानों में, भूपृष्ठ की चट्टानों में या भूपृष्ठ की चट्टानें इलास्टिक की तरह व्यवहार करती हैं। प्रत्यास्थता इलास्टिक की तरह व्यवहार करती हैं, इलास्टिक की भांति व्यवहार करती हैं, अर्थात इन चट्टानों में एक निश्चित सीमा तक, इन चट्टानों में एक निश्चित सीमा तक दबाव सहने की क्षमता पाई जाती है। एक निश्चित सीमा तक
दबाव प्रेशर सहने की क्षमता पाई जाती है। एक निश्चित सीमा तक दबाव सहने की क्षमता पाई जाती है। यदि यह दबाव इस सीमा से अधिक हो जाता है, इस सीमा से अधिक हो जाता है, तो यह चट्टानें टूट जाती हैं। यदि यह दबाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तो ये चट्टानें टूट जाती हैं और भूपृष्ठ पर भूकंप का कारण बनती हैं और भूपृष्ठ पर आने वाले भूकंप को जन्म देती हैं, भूकंप का कारण बनती हैं। तो ये आपका कहलाता है प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, किस किस के कारण होता है। बाकी इसको आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये दो ही पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हैं। खनन क्रिया, माइनिंग से आप जानते ही हैं, जब लगातार माइनिंग करते जाते हैं तो भूपृष्ठ पर हम क्या करते हैं, विस्फोट करते हैं, उसके बाद इससे निकालते हैं हम खनिजों को, तो उससे भी क्या होता है, कंपन पैदा होता है। और जब हम बात करें परमाणु विस्फोट की, तो परमाणु विस्फोट या कोई भी विस्फोट हम करते हैं तो भी भूपृष्ठ पर कंपन पैदा होता है। तो ये दो पॉइंट केवल समझने वाले थे, बाकी हमने एक्सप्लेन कर ही लिया ठीक ढंग से। तो ये क्लियर हो गया भूकंप की उत्पत्ति के संबंध कारकों के बारे में। तो कुछ प्राकृतिक जनित कारक हो गए, कुछ मानव जनित कारक हो गए, ठीक है। उसके बाद भूकंपीय तरंगों की देखिए हम बात करें तो भूकंपीय तरंगों को हम पहले पढ़ चुके हैं, भूकंपीय तरंगों को पढ़ा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए भूकंपीय तरंगों की मैं बात करूं, भूकंपीय तरंगे, तो इसको हम पढ़ चुके हैं। इसको पहले हमने दो भागों में विभाजित कर लिया था। एक प्रत्यक्ष तरंगें कहलाती हैं, प्रत्यक्ष तरंगें, और दूसरी अप्रत्यक्ष तरंगें कहलाती हैं। इसी तरह से हमने पूरा अध्ययन किया था। जो प्रत्यक्ष तरंगे हैं इन्हीं को हम पार्थिव तरंगे भी बोल देते हैं, पार्थिव तरंगे, और जो अप्रत्यक्ष तरंगे हैं इन्हीं तरंगों को हम धरातलीय तरंगे बोल देते हैं, धरातलीय तरंगे, ठीक है। और जो आपकी प्रत्यक्ष तरंगे हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक पी तरंगे होती हैं और दूसरी एस तरंगे होती हैं। पी तरंगे और एस तरंगे हैं। और जो अप्रत्यक्ष तरंगे होती हैं ये कैसी कहलाती हैं, एल तरंगे कहलाती हैं, एल तरंगों के रूप में जानी जाती हैं। तो भूकंपीय तरंगों का ध्यान रखें, हम अध्ययन यहाँ पर कर चुके हैं। भूकंपीय तरंगों के मापन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये हम अध्ययन कर चुके हैं तो इसको हम आगे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप द्वारा से जाएंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ लें। तरंगें मैंने करवाई हैं, कई प्रकार की तरंगें होती हैं, पीजी एसजी भी होती हैं, पी स्टार एस स्टार भी होती हैं, और इनको अलग अलग नाम भी दिए गए, ठीक है। तो धन्यवाद आज के लिए सभी लोगों का जुड़ने के लिए, थैंक यू, नमस्कार सभी लोगों को।